अनुपम, थैंक यू सो मच आज हमारे एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए। और आज बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं हीलिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मीना जी, दैट्स रियली अ प्लेजर टू मी। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। और अनुपम जी, बहुत से लोग हैं जो कि अब ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो होलिस्टिक वेलनेस में अब बिलीव करते हैं, और इसलिए ही साउंड हीलिंग जो है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। काफ़ी लोगों को अब इसके बारे में पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब जब जागरूकता इसकी बढ़ रही है तो हम भी समझना चाहेंगे इसे डिटेल में आपसे कि आखिरकार साउंड हीलिंग है क्या और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपने बहुत सही कहा वीणा जी कि ये आज की विधा नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। असल में ये तो बहुत पहले से, जब हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं, जब यज्ञशालाओं में मंत्र चैंटिंग होती थी, कहते थे कि मंत्र उच्चारण से ही बारिश आ जाती थी, मंत्र उच्चारण से ही प्रकृति सुनहरी रूप में आ जाती थी, मंत्र उच्चारण से किसी को कहीं से दूर देश से बुला लिया जाता था। तो मंत्र उच्चारण में इतनी ताकत रही है कि कहते हैं कि महामृत्युंजय जाप मरते हुए को भी जिंदा कर सकता है, इतनी ताकत है उसमें। गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें तो गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है कि कहते हैं किसी भी इंसान को अगर आप गायत्री मंत्र 108 बार बोलने के लिए बिठा दीजिए, ध्यान उसका अपने आप केंद्रित हो जाएगा। किसी भी कैसे भी बच्चे को, कहते हैं उसमें इतनी ऊर्जा है, उसकी फ्रिक्वेंसी इस तरीके की होती है कि इंसान अपने आप उस धारा में आ जाता है। तो ये तो कब से हो रहा है ना। अब उसी को जब हम साइंस का एविडेंस दे करके ठप्पा लगा करके रखते हैं कि देखो ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो भी ओम है, तो उस ओम ध्वनि को अब हम बता रहे हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। विज्ञान के जो मतलब डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो साउंड ब्रह्मांड का साउंड है। तो सोचो, जब वहाँ का साउंड पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर रहा है तो तुम अपने अंदर उस साउंड को क्रिएट कर रहे हो, तो कैसा प्रभाव पड़ता है। अब साउंड हीलिंग में जैसे मैं मंत्रा की बात कर रही हूँ, अभी देखो ताली बजाऊँ मैं, ताली की आवाज़, गुनगुनाना, अब गुनगुनाहट के साथ आप ताल की बात करो, धुन की बात करो, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट। हम तो सिंगिंग बोल यूज़ करते हैं हीलिंग पर्पस के लिए, क्योंकि उसका जो मेटल होता है, जो फ्रिक्वेंसी होता है, वो उस तरीके से शरीर के अलग अलग अंगों पे अलग अलग तरीके से उसका प्रभाव होता है। गॉन्ग्स होते हैं, ट्यूनिंग फोक्स होते हैं। तो साउंड, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन तीनों मिल करके और फिर वो प्रभाव लाते। तो वो तो हमारी ज़िंदगी भी है ना। अभी देखिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ, एक तरीके का ये फ्रिक्वेंसी है जो हमने क्रिएट किया। अब उस फ्रिक्वेंसी में जब हम बातें कर रहे हैं, आवाज़ का वाइब्रेशन, हमारे विचारों का वाइब्रेशन, और फिर जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं वही तो इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना। बहुत बढ़िया। अब आपने बात की साउंड बोल की, राइट। हमें तो अभी तक यही लग रहा था कि वही साउंड हीलिंग होती है, और अब आपने जब मुझे ये एक नया पर्सपेक्टिव दिया है कि भाई जो मंत्रों का उच्चारण है वो भी साउंड हीलिंग है, और जब हम ताली बजा रहे हैं वो भी साउंड हीलिंग है। और म्यूज़िक का बहुत प्रभाव तो होता ही है। अब हम जब कोई नॉर्मल म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, ठीक है, मे बी हमारा मूड थोड़ा कम हो, बढ़िया नहीं है, मूड हमारा अच्छा नहीं है, और हम कोई पेपी नंबर सुन लेते हैं तो एकदम से हमारा मूड बढ़िया हो जाता है, राइट। एकदम से हमें लगता है हाँ एनर्जी आ गई है बॉडी के अंदर। और जब आप ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की बात कर रहे हो तो मुझे एक नॉर्मल म्यूजिक से भी मैं अटैच कर पा रही हूँ कि एक नॉर्मल बॉलीवुड या हॉलीवुड का गाना है और वो थोड़ा पेपी नंबर है, थोड़ा अपबीट है, आपका मूड एकदम से अपबीट हो जाएगा, सही है, राइट। बहुत सही। और जब कोई ऐसा सॉन्ग है जो कि थोड़ा सा दुखी है तो उसके वर्ड्स थोड़े से बड़े ऐसे हैं कि भाई आपको मायूस, आप उसमें चले जाते हो, उस अवस्था में बिल्कुल उसके अंदर चले जाते हैं। तो कितना पावरफुल है ये, राइट। जी जी। और अब जब आपने बात की बोल्स की, राइट, तो उसका मुझे बताइए कि कैसे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम बोल्स देखते हैं या शाइम्स देखते हैं या एक फोक भी होता है वो देखते हैं, तो खास करके आजकल ना थोड़ा अट्रैक्शन हो गया है उनकी तरफ। जी जी जी। असल में जब हम सिंगिंग बोल की बात करते हैं वीणा जी, तो सिंगिंग बोल ना अलग अलग मेटल्स के भी बनते हैं, बट बेसिकली जो हम हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बेल मेटल बोलते हैं। स्पेसिफिक बेल मेटल जिससे बेल्स बनाए जाते आ रहे हैं तिब्बतन टाइम से हमारे मंदिरों में, तो उस बेल मेटल के औजार से जब हैंडमेड होता है, यानी कि हाथ से बनाया जाता है, तो क्या होता है ना, उसको बनाने के लिए भी भाव डाले जाते हैं। तो उस भाव के साथ बनाया जाता है कि इसकी आवाज़ यहीं जहाँ कहीं भी जाएगी वो स्वस्थ होगा, उस तरीके से उसको कार्व किया जाता है। तो इसलिए ये भी एक अंतर बताया जाता है कि जो मशीन मेड है और हैंड मेड है, दोनों की धुन में एक अंतर आता है। जैसे हम खाना बनाने की बात करते हैं ना, आप 5 स्टार होटल में भी जाके खाओ और माँ के हाथ की बस सादा सी खाना खाओ,
दोनों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भाव है, जो माँ का भाव है, वो आपको 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। भले ही आप कोई भी डेलिकेसी उठा लो, बट वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ हैंडमेड बोल और जो मशीन मेड बोल है उसमें आता है। अब उसमें फिर से अंतर आता है अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ का। तो जैसे रूट चक्र है हमारा, तो रूट चक्र के लिए अलग फ्रिक्वेंसी यूज़ होगा। उसी तरीके से जब हम क्राउन में जाएंगे तो क्राउन की अलग फ्रिक्वेंसी होती है। तो हर एक चक्र के हिसाब से उनकी फ्रिक्वेंसी बनाई गई है। अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो हमारे ब्रेन वेव्स होते हैं, जिनके बारे में अगर लोग सर्च करना चाहें तो देख सकते हैं। उन ब्रेन वेव्स में क्या होता है कि जनरली हम जैसे अभी आपसे बात करें, ये बीटा वेव्स में बात कर रहे हैं हम, ये जो चेतन अवस्था में हम बात कर रहे हैं ये बीटा वेव्स में। पर जैसे ही हम शांत होकर बैठ जाएं आंख बंद करके कुछ पल, और बैठते के साथ कुछ धुन से भी या फिर अपने अंतर मन की मदद से हम एकदम पूरी तरीके से अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं। वो अल्फ़ा वेव में जाना हुआ, तब हमारा ब्रेन अल्फ़ा वेव में काम कर रहा है। अब उसके भी ऊपर जब हम एकदम अंतरात्मा से मतलब डीपली कनेक्टेड हो जाएं खुद से, तब गामा वेव हुआ। और जब हम सो जाते हैं, निद्रा अवस्था में होते हैं, तो डेल्टा वेव होता है। तो ये एक एक जो स्तर है उसमें हमारा ब्रेन काम करता है, और इसको प्रूव किया गया है हमारे माइंड मैपिंग से, जिसमें हमारे ब्रेन के उस जो फ्लो है उनको दिखाया जाता है, जो वेवलेंथ है वो दिखाया जाता है। तो एक एक बोल का उस तरीके से अलग प्रभाव होता है। उसी तरीके से आपने पूछा शाइम्स हैं या फिर गोंग हैं, या फिर आप कहो कि ये अलग अलग तरीके के ड्रम आते हैं, जेम्बे आता है। तो हर का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर हम बात करें मुंबई की, जब गणपति महोत्सव होता है, आपने देखा होगा कि ड्रम लेकर सब जब नाचते हैं तो जैसे लगता है कोई भी अगर बाहर से आके खड़ा हो जाए, उसका मन होता है उस धुन में नाच पड़े। बस वो धुन बज रही है और आप वहाँ नाचो, खुल के नाचो। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ जो शादी ब्याह का माहौल होता है उसमें भी जो धुन बजाई जाती है, तो खुशी का माहौल जो होता है उसको उस ड्रम से क्रिएट किया जाता है। वहीं पे अगर आप देखोगे, अगर किसी की मौत होती है, जो फ्यूनरल होता है हमारे यहाँ, उसमें भी ड्रम बजाए जाते हैं। उस ड्रम को जब आप सुनोगे तो कहा जाता है वो ड्रम इसलिए बजाया जाता है ताकि आपके हृदय में जो कुछ भी दबा हुआ है वो बाहर आ जाए। तो उस ड्रम के साथ साथ आंसू और ज़्यादा निकलते हैं, भाव और तरीके से खाली होते हैं, और आप फिर हल्का महसूस करते हो। तो हर एक जगह इस म्यूज़िक का, धुनों का, इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इमोशंस की जैसे आपने बात की, इट्स सो डीप, आपने बहुत डीप बात कर दी यहाँ पर। ये कैसे आपके इमोशंस को प्रभावित कर रहा है म्यूज़िक? जी जी। कैसे आपके इमोशंस बाहर निकल के आएंगे एक तरह की धुन सुनकर, ताकि आप अंदर दबा के ना रखें इमोशंस को, क्योंकि जब आपके इमोशंस अंदर दबे रह जाते हैं ना, तभी बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, जिसकी हम आजकल बात करते हैं, मतलब आजकल के आप छोटे बच्चों से भी पूछ लो वो भी कहते हैं हमें स्ट्रेस है, किसी बुजुर्ग से भी पूछ लो तो वो भी कहते हैं हमें स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रेस के बिना ज़िंदगी जी नहीं जा रही है। लेकिन कैसे म्यूज़िक इस स्ट्रेस को सूद आउट कर सकता है, बहुत ही डीप आपने यहाँ पर बात कह दी है। और जब हम ये बात करते हैं कि म्यूज़िक से हम अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं, इसका मतलब है आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो लोगों को एक रिलैक्स्ड लाइफ, एक रिलैक्स्ड जीवन देने के लिए, राइट? मुझे आप कोई ऐसे क्लाइंट के बारे में बताइए जिनसे आप मिले हों, जो काफ़ी स्ट्रेस्ड हों या एंशियस हों, और फिर साउंड हीलिंग के ज़रिए उन्हें लगा कि भाई ये तो जीवन में मैंने क्या पा लिया। बहुत सुंदर सवाल पूछा है आपने वीणा जी, क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, जब से मैंने साउंड हीलिंग की शुरुआत की है, जिन भी क्लाइंट से मैं जुड़ती रही हूँ, जिनको भी मैंने साउंड हीलिंग दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, irrespective of whether you are a male or a female, आप किसी भी स्तर के हो, आफ्टर द हीलिंग दे रियली फील दैट आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने कई सारे फैमिली सेशंस भी लिए हैं, इंडिविजुअल सेशंस भी लिए हैं, और जितने भी सेशन लिए उसका जो आउटकम रहा है हर बार, वहाँ उन्होंने बताया कि दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। आपको मैं बताऊँ, एक मेरे गुरुजी समानी हैं, और मतलब पिछले 20 साल से मैं उनको जुड़ी हूँ, मेरे पिता समान हैं। उन्होंने पहली बार मेरी साउंड हीलिंग सेशन ली, और लेने के बाद उनका जो फीडबैक था दैट वाज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी टू। उन्होंने कहा कि आफ्टर द सेशन उनको ऐसा फील हो रहा था कि ही वॉज रियली फ्लोटिंग समवेयर एल्स, ही वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कहीं और ही तैर रहे थे, कहीं और ही थे, और बड़े मुश्किल से वापस आए थे। सो ये मतलब हमारे गुरुजी का ऐसा फीडबैक हुआ। फिर ऐसे भी हुए हैं कुछ केसेस जिनमें उनको नींद नहीं आती थी, बहुत समय तक उनको नींद आने लगी। माइग्रेन का जिनका इशू होता है, माइग्रेन में बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज है साउंड हीलिंग का, क्योंकि देखिए माइग्रेन में अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें तो कोई उसका रीज़न नहीं पता होता है कि क्यों हो रहा है,
जनरली उसको जो रूट कॉज है स्ट्रेस बताया जाता है, जो अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। और स्ट्रेस से जूझना एक अलग बात होती है, उसको एक्सेप्ट करना एक अलग बात होती है। अभी ये पूरा मंथ हमारा नवंबर मंथ मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ बोलते हैं, जिसको एक मजाक की तरह लिया जाता है कि मेन को किस तरीके की ज़रूरत है। मर्द को दर्द थोड़ी ना होता है, मर्द तो अपने आप में काबिल है। मर्द अगर थोड़ा सा मायूस हो गया, अरे क्या औरतों जैसी शक्ल बना के बैठे हो। मर्द ने अगर थोड़ा सा कुछ इमोशनल होके किसी के लिए ज़्यादा प्रेम दिखा दिया, अरे तू तो बड़ा मतलब रंगीन किस्म का बनता जा रहा है। सो आज के समय में हम इस तरीके से कंडीशन किए गए हैं कि मेल होना मतलब आपको स्ट्रेस फील नहीं होता है, आपको दर्द नहीं होता है, और आपको अपना फीलिंग तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये औरतों का काम है ना, वो रोए धोए सुनाए, तुमको क्यों करना है। तो जिस दिन उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाता है, जैसे मेरे जो भी मेल क्लाइंट हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना जानते हैं। और जब वो एक्सप्रेस करते हैं तब वो ट्रस्ट भी करते हैं कि अनुपम मेरी हेल्प तो करेगी तो वो पूरे ट्रस्ट के साथ करते हैं, और चाहे जिस भी मकसद से वो मेरे साथ जुड़े हो, वो हमेशा मुझे हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि हम अब जब भी उनको कुछ सक्सेसफुल ऐसा आता है तो पहले मुझे सुनाते हैं, देखो अनुपम मुझे ये हो गया, सो ग्रेटफुल टू यू। तो ये एक अचीवमेंट ही है ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो आप ये मुद्दा उठा रहे हो ना, यही अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है कि इसके बारे में बात करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा आपने कहा ना कि कंडीशनिंग हो रखी है हमारी सोसाइटी की, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स मेन हेल्थ के अराउंड, मेंटल हेल्थ के अराउंड स्पेशली बिल्ड किए गए हैं कि भाई आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली नहीं, मेंटल हेल्थ की तो सोचना ही नहीं है। लेकिन अब जब जागरूकता बढ़ती जा रही है, और जैसा आप मुझे बता रहे हो कि कई सारे मेल भी आते हैं जो कि आपसे जुड़ते हैं और आपकी थेरेपी लेते हैं, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती हो या शर्म भी आती हो कि अरे यार हम पागल हैं क्या, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है। दिस इज अ बिगेस्ट टैबू विच इज अटैच्ड विद मेंटल हेल्थ कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो मे बी आपका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से। और इसलिए बेटर है कि वो साउंड हीलर के पास आ रहे हैं, ठीक है, मे बी चेंज करना है माइंड, ठीक है, बट कहीं से शुरुआत हो जाए। जी जी जी, यही एक बड़ी चीज़ होती है। तो साउंड हीलिंग थोड़ा सा कंफर्ट लेवल भी देता होगा कि ठीक है साउंड हीलिंग कोई भी ले सकता है। जी जी जी, हाँ, इतना हिचकने की ज़रूरत नहीं है। असल में मैं बताऊँ वीणा जी, तो मैं हर जगह मतलब क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो साइकोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं लोगों से पहले इसी तरीके से कनेक्ट करती हूँ कि मतलब आपको जहाँ जो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है ना, उनका जो फाउंडेशन है वो है आप मुझे जो भी कहेंगे उसके लिए हम जजमेंटल नहीं होंगे। और हमारे पास कोई ये बाउंड्री नहीं होती कि आप हमें इतना ही बता सकते हैं, यही बताएंगे। आपके भीतर जो कुछ भी चल रहा है आप खुल के बता सकते हो। तो ये हमारा पहला जो कनेक्शन होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो क्लाइंट के साथ होता है। तो वो बोलना पहले शुरू करते हैं, बताते हैं हमें। कई सारे ऐसे क्लाइंट हैं मेरे पास, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट भी, मतलब इंटरनेशनल इन द सेंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं फिर इंडिया आके बसते हैं। तो वो कैसे होते हैं ना कि उनकी कंडीशनिंग अलग हुई है, इंडियन माहौल, इंडियन परंपरा बहुत ही अलग है। तो इस माहौल में वो जब एडजस्ट करना चाहते हैं, बल्कि अपोजिट जेंडर के साथ एडजस्ट करना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ ओपननेस ज़्यादा है, कनेक्शन रिलेशनशिप अलग तरीके का है, और यहाँ पे फिर अलग हो जाता है। तो वो बातें करते हैं, सब कुछ बताएंगे, और फिर एक मौके पे उनको भी लगता है कि भाई पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स होगा। तो साइकोथेरेपी में प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? देखो, अब इसको कहने का मतलब है कि उसमें वक्त लगता है। आपको 1 सेशन लगेगा, 2 सेशन लगेगा, 3 सेशन लगेगा कनेक्शन बिल्डअप में, आपका वो ट्रस्ट लाने में। पर हीलिंग मोडालिटीज़ या अल्टरनेट मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, आपको मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि लोग जब हमारे पास आते हैं ना, सजेशन के लिए नहीं आते, दे कम फॉर वैलिडेशन, दे कम फॉर अप्रूवल। और वो अप्रूवल के बाद दे गेट द कॉन्फिडेंस टू टेक द डिसीजंस ऑन देयर ओन। तो अभी अगर वो मेरे पास आए एंड दे आर आस्किंग मी, rather than giving the suggestion, if I give them something which can soothe them, comfort them, जो कि साउंड हीलिंग करता है, so they really get it to the core। आज ही मेरा एक सेशन था मेंस मेंटल हेल्थ के ऊपर, कॉर्पोरेट सेशन था, एंड इन दैट सेशन देयर वर 60 men। उस 60 men में से बार बार कहने के भी, आप कैमरे पे आ जाइए, इट्स ओके, यू कैन बी वल्नरेबल, इट्स ओके। मुश्किल से 2 या 3 लोग आ रहे थे, लास्ट तक 1 ही लोग, मतलब 60 लोग हैं, उन 60 में से 1 या 2 कैमरे में आ रहे हैं।
बट द वन हु वाज रियली ऑन कैमरा थ्रू आउट, he felt the whole thing and he was the one to share his feelings in the best way. तो आप सामने आना पहले ज़रूरी होता है, आपका शेयर करना ज़रूरी होता है. जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे आप लोगे कैसे? तो उसमें मैंने कोई भी थेरेपी यूज़ नहीं की. आई जस्ट यूज्ड इनर चाइल्ड हीलिंग विद साउंड हीलिंग एंड इट रियली क्रिएटेड वंडर्स. बाकी लोग भले ही कैमरे पे नहीं थे बट दे डिड शेयर दैट दे लव्ड इट अ लॉट. तो आप जो कनेक्शन की बात करो बहुत आसान हो जाता है साउंड हीलिंग से. और बहुत ही पावरफुल मैसेज आपने यहाँ पर दे दिया है टू ऑल द मेन एंड ऑल्सो टू ऑल द विमेन ऑल्सो, जो कि सोचती हैं कि यार मेन बड़े हार्श होते हैं. राइट. मे बी दे हैव टू शो ऑफ, ये भी हो सकता है क्योंकि सोसाइटी में रहना है तो आपको लगता है कि सोसाइटी के हिसाब से चलना है. लेकिन जब आप मुझे ये बताते हो ना कि कोई ऐसा है जो सामने आकर इसके बारे में बोलने के लिए तैयार है, तो लगता है वाओ, इट्स चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग. और ये हमारी भी एक तरह से एक पहल है ताकि सोसाइटी बदल सके और ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी अपने लिए क्रिएट कर सके. और तभी हम आप जैसे एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं अपने इस चैनल पर ताकि हम जान सकें नई नई मोडालिटीज़ और नए नए तरीके अपने आप को हेल्दी रखने के, हैप्पी रखने के और अपनी ज़िंदगी को हमेशा ज़्यादा फुलफिलिंग बनाने के लिए. अब आपने यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करती है, ठीक है. मैंने सोचा था साउंड हीलिंग के बारे में ये बात करेंगे, लेकिन जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग मैंने जैसे ही सुना ना, इट्स समथिंग दैट टच्ड मी. राइट. तो अगर इसके बारे में आप लोगों को बता सकें जो इस वक्त हमें देख रहे हैं. देखिए, हम सबका जो डेवलपमेंट है, अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बच्चे का विकास 0 से 7 साल की उम्र में पूरा का पूरा हो जाता है. एक बच्चा 7 साल तक तैयार हो जाता है और वो आज वीणा सोनी जो भी है वो 0 से 7 साल का जो उसके अंदर उसने देखा, महसूस किया, अपने भीतर लिया. अनुपम आज यहाँ जो भी बैठी है वो 7 साल तक ही हम सब इम्बाइब कर चुके हैं. जो भी हमने अपने पेरेंट्स के बीच में देखा, लोगों के बीच में देखा, तो वो जो हमारा चाइल्ड है, जो चाइल्डहुड है, वो अपने भीतर कहीं ना कहीं उन एक्सपीरियंसेस को कैद करके बैठे होता है. और हम आज के डेट में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सब उससे इन्फ्लुएंस होके आता है. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पता है पैसे ना दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है. पैसा इंसान को बेईमान बना देता है. पैसे रिश्तों में दूरियां पैदा करता है. अब देखिए, ये कंडीशनिंग मेरी बचपन से हो रखी है कि पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, बेईमान बना देता है, रिश्तों में दरार पैदा करता है. पर कितनी सच्चाई है? क्या हम एविडेंस देख चुके हैं? क्या हमने पूरी दुनिया देखी है? क्या पैसे वाले लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाए? क्या पैसे वाले लोगों ने ऑर्फनेज या फिर ओल्ड एज होम नहीं बनाए? क्या उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित नहीं कर दिया? तो सिर्फ हम एक साइड को, जो हमारी आंखें देखती हैं, उसको ही भरोसा करके हम उस समय तक अभी डिसीजंस लेते हैं. तो इनर चाइल्ड हीलिंग में वही होता है कि वी गेट बैक इनटू चाइल्डहुड. तो हमारा जो सफ़र होता है, इस सफ़र में हम उस इंसान को जिसको चाहिए इनर चाइल्ड हीलिंग, हम लेके जाते हैं उस जगह पे जहाँ वो चाइल्ड कुछ ऐसा फील किया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से वो आज भी कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा है. अगर मैं बताऊं कि आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द रॉन्ग मेन इन माई लाइफ, नाउ व्हाई आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द रॉन्ग मेन. सिमिलरली अगर कोई मेल बता रहा है कि आई ऑलवेज अट्रैक्ट द गर्ल्स हु चीट मी, हु बैकस्टैब मी, कैसे, क्यों? सो दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमें चाहिए होता है, दैट वी आर सर्चिंग फॉर. हम कई बार फ्लॉज देख करके भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है वो हमारे लिए सही है. तो जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, देन वी टैप इनटू सच सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड देन कम आउट ऑफ इट. तो बड़ी पावरफुल आपने यहाँ बात कर दी कि कैसे हमारी कंडीशनिंग हो रखी होती है और हमें शायद आज पैसे की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है या पैसा कमाने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मे बी जो उनका बचपन है ना वो वहीं अटक गया है कि हाँ पैसा ख़तरनाक होता है और पैसे से कोई फ़ायदा नहीं होता है. मे बी दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी. लेकिन जैसे ही हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, मतलब वी जस्ट ब्रेक द बैरियर्स जो भी हमने खुद ही बना रखे हैं, बिकॉज इट्स जस्ट द माइंड सेट, राइट, जो हमें मैनेज करना है और सेल थ्रू करना है. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो जाए, तो आप अनुपम शक्ति जी से कनेक्ट हो सकते हैं. और उन्हें कनेक्ट करने के लिए उनके जो डिटेल्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए हैं, तो उनसे आप ताकि ईजिली
जुड़ सकें, इजीली उन्हें कांटेक्ट कर सकें, राइट अनुपम? और ये जो बिलीफ सिस्टम होते हैं ना, ये कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। ये वो अनसीन नोट्स होती है ना, जैसे कहते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपको बांधे रखती हैं, एक किनारे पे आप लगे हुए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं शायद लाइफ में। ऐसा ही मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी जस्ट एक क्लाइंट था मेरा, उसने मतलब उसका प्रॉब्लम ये था कि ही वाज स्टक इन हिज लाइफ, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्स जो उसने डेवलप किए हैं, हर एक चीज़, मतलब उसने मौत के मुंह से कितने लोगों को लाया होगा पता नहीं। ही इज़ इनटू एडवेंचर स्पोर्ट्स। पर उसकी प्रॉब्लम क्या थी? यही कंडीशनिंग। वो अपने स्किल्स को छोड़ के, बाकी चीज़ों को छोड़ के ये देख रहा है कि आज के डेट में फीमेल्स उससे ज़्यादा जा रही हैं। उसके फॉलोअर 33,000 हैं और जो फीमेल्स हैं उनके फॉलोअर 1 मिलियन है। उसका ये मानना है कि वुमेन फ्लॉन्ट, वुमेन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, ब्यूटी, ड्रेस, अटायर के थ्रू लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं, इसलिए उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मार्केट मिलता है, और इन जैसे लोग जो सही में काम कर रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब बताइए, स्टक हैं, वो खुद सफ़र कर रहे हैं अपने राह में, और वो कंडीशनिंग उनको होल्ड करके रखी है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस चीज़ को निकालने के लिए उनके इनर चाइल्ड को हील करना होगा। देखिए, कहीं ना कहीं आप फंसे रहते हैं, पता है। और वैसे देखिए ना, शाहरुख खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर यार। Right. अगर आप मेल फीमेल की बात कर रहे हैं तो भाई एक्ट्रेसेस से ज़्यादा क्यों एक्टर्स को वैल्यू दी जाती है? महिलाएं तो ये कहती है भाई हमें सैलरी कम मिल रही है। आप देखेंगे तो एक पूरा रेवोल्यूशन चला था इसके पीछे की जॉब्स में कम, फिल्मों में कम, हर जगह उन्हें कम सैलरी दी जाती है। इसका मतलब तवज्जो तो मेल को ज़्यादा दी जा रही है। एंड दिस इज ऑल्सो बिलीफ सिस्टम। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ठीक है कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, बट स्टिल इट्स अ बिलीफ सिस्टम विच जस्ट स्टॉप्स यू। कहीं ना कहीं वो आपको रोक देता है आपके आगे बढ़ने में, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यही है कि आपको अपने आप को हील करना पड़ता है। फिर चाहे आप इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करें, उससे हील करें, या आप साउंड हीलिंग करती हैं उससे हील करें, और आप कॉन्शियस मूवमेंट हीलिंग में भी हैं जी। तो वो कौन सी मोडालिटी है और वो क्या कनेक्टेड रहती है साउंड से? क्योंकि साउंड और मूवमेंट ये साथ में जाते हैं। जी। तो मैं जब भी साउंड हीलिंग लेती हूँ तो साउंड हीलिंग के साथ मैं पहले कॉन्शियस मूवमेंट करती हूँ, क्योंकि साउंड हीलिंग में आने के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होना होगा। आपको उसको रिसीव करने के मोड में होना चाहिए। मान लीजिए आप अभी बहुत पेन में हैं, पेन में होने की वजह से आप पेन पे ही ज़्यादा ध्यान है, और हो सकता है साउंड हीलिंग का पूरा सेशन होने के बाद भी मतलब जितना रिड्यूस होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो एक बार अगर हम कॉन्शियस मूवमेंट करते हैं, कॉन्शियस मूवमेंट का मतलब होता है कि यू आर बीइंग अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ विद इन। तो हम अपने आप के बारे में भी समझ रहे हैं, और जो ये ब्रह्मांड है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको भी समझ रहे हैं। तो उसी कनेक्शन को हम दिस कॉन्शियस मूवमेंट कहते हैं, या सोमेटिक मूवमेंट कहते हैं, साइकोथेरेपी में उसको मूवमेंट थेरेपी कहते हैं। तो ये इसके माध्यम से, जैसे मैं सिर्फ ऐसे हाथ घुमा रही हूँ, नाउ लुक एट दिस, व्हाट डज इट से व्हेन आई एम टेकिंग इट। अभी मैं आपकी तरफ झुक के रही हूँ, व्हाट डज दैट मीन? व्हेन आई एम गोइंग बैक सिटिंग लाइक दिस, व्हाट डज दैट मीन? तो ये सारे मूवमेंट बिना बताए बहुत कुछ कह जाती हैं। तो वैसे ही अगर मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या करूँगी? पूरी तरीके से अपने आप को फैलाऊंगी, नाचूंगी। जब मैं दुखी होंगी क्या करूँगी? आई विल कम बैक टू वन सेंटर, कॉन्साइज माई सेल्फ टू वन पॉइंट। तो ये कॉन्शियसनेस है। तो इसी को जब हम शोकेस करते हैं, जब हम हीलिंग की बात करते हैं, तो एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। जब हम इमोशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपका कोई इमोशन अंदर दबा हुआ है, उस इमोशन को हम इस तरीके से कॉन्शियस मूवमेंट के थ्रू बाहर निकालते हैं। और कॉन्शियस मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें हम चक्रा हीलिंग भी करते हैं, इसमें हम 5 बॉडी हीलिंग भी करते हैं, और इसमें हम जो इमोशनल रिलीज होते हैं उसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। अब उसको हम NLP टेक्निक नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्शियस मूवमेंट के अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम इसमें इमोशनल रिलीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या खूबसूरत मोडालिटी है ना, मतलब। और जिन्हें डांस पसंद होगा उन्हें पसंद आता होगा बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ये मोडालिटी। एंड आई एम श्योर कि जो थोड़े से शाय भी होते हैं वो भी कर लेते होंगे। या ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बड़े शाय होते हैं, उनको लगता है हम मूव कर रहे हैं तो मे भी लोग हमें जज कर रहे हैं, राइट? देन ऐसा कोई मिला आपको कि जो बड़ा शाय, नहीं मैं तो डांस नहीं कर सकता मैं, बिकॉज दो इट्स कॉन्शियस मूवमेंट, मतलब कि आप उस वक्त प्रेजेंट हैं अपने साथ जब आप मूवमेंट कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली तो आप करते ही हैं ना मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज उसी को कहते हैं कि भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा कह देती है, वही मूवमेंट है। लेकिन कॉन्शियस जब वर्ड आपने लगाया है इस मोडालिटी में, मतलब जब लग गया, तो इसका मतलब है आप वहां प्रेजेंट, राइट, आप अवेयर हो गए हैं, राइट? तो कोई ऐसा मिला आपको जो बड़ा नहीं मैं नहीं कर सकता बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, और मे बी इट्स
it feels that as if people are judging me. ये हमेशा होता है। जैसे अभी आपने कहा कि जो डांस करेगा या डांस में इंटरेस्ट रखता होगा उसको कॉन्शियस मूवमेंट पसंद आएगा, ये एक तरीके का मिथ है। मैं खुद कहीं भी डांसर नहीं रही हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ, I have never been cautious about where I am presenting myself, how I am presenting myself, but I shall say it is this conscious movement that has helped me come out. जब हम कहते हैं ना कि सामने वाला क्या कह रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, this is what conscious movement has given me. और इसलिए मैं इसको इस तरीके से प्रमोट करती हूँ। जब मैं डांस करती हूँ, आपको मैं बताऊँ कि मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से भी जुड़ी हुई हूँ और उनके थ्रू मुझे मैसेज आता है कि अनुपम, what kind of dance forms you have learned? एंड दिस इज़ नॉट दैट दे आर लाइक जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस मी। वो बहुत मतलब पहुँचे हुए लोग हैं जो मुझे बहुत ही शालीनता के साथ कहते हैं। तो उनका ये कहना इसलिए होता है कि हाउ आर यू डूइंग दिस व्हेन यू डोंट नो डांस। तो मैंने कहा डांस मैंने कभी सीखा नहीं, इट इज़ माई इंटरनल एक्सप्रेशन। आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैं जब हमारे घर में नृत्य को बहुत ही मतलब बुरी चीज़ मानी जाती थी, तो मुझे बहुत अंदर से इच्छा होती थी सीखने की। और मैं ना आंखें बंद करके इमेजिन करती थी कि मैं भरतनाट्यम कर रही हूँ, मैं कथक कर रही हूँ। आई ऑलवेज यूज टू इमेजिन। जब मैंने पहली बार जुम्बा सीखा तो जुम्बा में मुझे समझ में आया कि भाई इट इज़ ऑल अबाउट, आपने बोला ना कि कैसे करोगे, कैसे हाथ फेंकना है, कैसे पैर फेंकना है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। एंड दैट एक्सप्रेशन मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरीके से। तो आई कनेक्टेड कॉन्शियस मूवमेंट, मतलब जो डांस आप बता रहे हो जुम्बा के माध्यम से भी मैं उसको कनेक्ट करती हूँ। तो कहीं भी अगर कई बार ना आप सोचोगे कि मैं स्टक हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, जब विचार इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपके सामने आ जाए ना, तो आप मूवमेंट नहीं कर पाते, यू स्टॉप। ये चीज़ आप उस एग्जाम्पल पे से भी ले सकते हो। जब किसी के पास बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं तो उनको लगता है बस थोड़ी देर रिलैक्स कर लेना है, अभी बाद में सोचते हैं। सो व्हेन यू रिलैक्स फॉर अ मोमेंट, देन यू चार्ज योरसेल्फ, रिचार्ज योरसेल्फ एंड टेक इट अहेड। तो वैसा ही इसमें भी है कि आप बस अपने आप को फील करो एंड एक्सप्रेस इट योरसेल्फ। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि वीना जी आप मेरे साथ इस गाने पे नाचिए ना थोड़ा, एंड यू विल बी लाइक ओह आई कांट मूव। पर मैं अगर उस बात को बदल दूँ, वीना जी अभी आप क्या फील कर रहे हो? अच्छा बुरा लग रहा है, चलो ना कुछ गाना ऐसा प्ले करते हैं। एंड आई प्ले समथिंग वेरी सोबर, जिसको वो मैं खाने वाले या फिर मुझे पी लेने दो, ऐसे ही गाने लोग सुनते हैं रोने के लिए या पीने के लिए। तो यहाँ हम पीने के लिए नहीं, मतलब बस वो इमोशनल रिलीज के लिए कुछ ऐसा गाना प्ले करें, एंड देन यू विल स्टार्ट मूविंग योर बॉडी लाइक दिस, यू विल रिकॉल समथिंग रिलेटेड टू इट, एंड देन ऑल दीज मूवमेंट्स इज कॉन्शियस मूवमेंट। आप ना चाह करके भी नाच रहे हो, इधर बैठना, ऐसे घूमना, वो अपने भीतर का रोज सामने लाना, नाराजगी सामने लाना, ये सब कॉन्शियस मूवमेंट है। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्शियस मूवमेंट सिर्फ मूवमेंट में है। कॉन्शियस मूवमेंट का जो बेसिक थियरी है वो कहता है स्टिलनेस इन मोशन एंड मोशन इन स्टिलनेस। तो अगर मैं यहाँ शांत बैठी हूँ, आई एम नॉट मूविंग माई बॉडी, आई एम नॉट मूविंग एनीथिंग, स्टिल देयर इज समथिंग मूविंग। That's my thought. That's the inner energy with which I'm connected to the universe. And that's your breath. Right. कि आप कभी भी स्टिल तो हो ही नहीं Right, सकते हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक। वैसे डांस की जब आपने मुझे बात की ना कि वीना जी आप मेरे साथ डांस करेंगी, मैं तो शायद आपसे पहले ही खड़ी हो जाऊंगी कि चलो लेट्स डांस। Right. That's how dance is part of my life. Wow. क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है ना, तो डांस इज द ईजीएस्ट वे। लोगों को लगता है कि नहीं हम दुखी हैं तो हम डांस कैसे करें यार, हम पेपी सॉन्ग कैसे चलाएं, एक हाई एनर्जी नंबर कैसे चलाएं और डांस कैसे चलाएं। मैं कहती हूँ सबसे इजी है यार, जब भी थोड़ा भी लो मूड फील करो तब म्यूजिक नंबर प्ले करना है। जब ऑलरेडी हाई हो तब तो हाई ही हो ना, तब आपको हाई नंबर और हाई क्या करना है, अभी तो यू आर ऑलरेडी हाई एनर्जी हो, तो अपनी एनर्जी को यूज करो रिलैक्स करने में, काम करने में और अपना काम आगे बढ़ाने में। लेकिन जब आप लो एनर्जी हो तब आपको जरूरत है एक हाई नंबर की। बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट दैट यू हैव शेयर्ड कि ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो तो आप मूव नहीं कर रहे हो और तब भी आप एक एक्सप्रेशन लेकर आ रहे हो। इट्स अ डिफरेंट perspective I would say that you've shared with me right now. So ये जो हाई एनर्जी की बात आप कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम सब लेके आ रहे हैं हैकिंग हैप्पी हॉर्मोन्स का ये इवेंट। और अगर हम बात करें इस इवेंट के बारे में जिसमें हम सब तरफ खुशियाँ फैलाने वाले हैं। एब्सोल्युटली। तो 7 दिसंबर को अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं जो कॉन्शियस मूवमेंट है उसके बारे में, या कैसे आप अपनी हैप्पीनेस को हैक कर सकते हैं, क्योंकि क्या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों को, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, और हम यही दिखा रहे हैं ना कि कितनी सारी मोडालिटीज़ हैं जो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से निजात दिला सकती हैं। सो व्हाई नॉट टू एक्सपीरियंस एन इवेंट
खुद वहाँ आकर, तो अगर आप मुंबई में हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मुंबई में ये इवेंट हो रहा है जहाँ अनुपम शक्ति जी भी होंगी और जो बताएंगी आपको फेस टू फेस कि आखिरकार कैसे आप कॉन्शियस मूवमेंट से अपने आप को हील कर सकते हैं। और साथ में म्यूजिक भी होगा, साथ में मैजिक भी होगा जी जी। और साथ में बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। तो डोंट मिस दिस इवेंट ऑन 7th of December। जी बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाली है, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। सो देर इज़ अ लॉट, आई रियली विश कि सारे लोगों तक ये बात पहुँचे और सब ये खुशियाँ मनाने के लिए हमारे साथ आएँ। वीणा जी, अगर मैं बताऊँ कि हैप्पीनेस सिर्फ अपनी तरह की दुनिया बनाने से नहीं होती है। हैप्पीनेस, आपने अगर जाना हो कि आपके पास कुछ एक चॉकलेट पड़ा है और आपको चॉकलेट खाने का बहुत मन है, पर आपने किसी बच्चे को अपने सामने देखा जो देख करके आपको लग रहा है पता नहीं उसने शायद खाना भी ठीक से खाया हो ना खाया हो, और आपने वो शेयर किया और वो बच्चा आपके सामने खा करके और मुस्कुरा रहा है और वो खुशी जाहिर कर रहा है, उसकी खुशी से भी आप खुश हो जा रहे हो। आपने तो शेयर किया, आपको मन था पूरा का पूरा चॉकलेट खुद खाओ, पर आपने उसके साथ शेयर किया। देखो, शेयरिंग में भी इतना मज़ा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि जनरली अगर हम बात करते हैं ब्रेकअप्स की, तो रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हो जाता है और उस टाइम पे हम कोसते बैठे कि उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, और इस सोच में हम क्या कर रहे हैं, अपने उस जो मतलब डिप्रेशन वाला हार्मोन है, जो जिस तरीके से हम उसको ये कर रहे हैं, हम और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड, और भी ज़्यादा अपने आप में कुड़ते जा रहे हैं, हर किसी को कोसते जा रहे हैं उस ब्लेम गेम में। व्हाट इफ वी चेंज द नैरेटिव? Simple narrative. Change your life. It will change your life. That's what I do as a communication coach, कि आप हर बार अपना narrative change कैसे कर सकते हो। And it's possible. It's possible to reframe each and every negative thought in your mind. लोग बहुत बार believe नहीं करते हैं, but when they start working with me, then they understand कि possible था। बस किसी ने बताया नहीं था कि it's so simple। और उससे ही वो अपनी लाइफ बदल देते हैं, अपने सब गोल्स अचीव करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर पैसे से रिलेटेड ही क्यों ना हो। आप मुंबई के बारे में, बेंगलोर, दिल्ली, जो सिटीज़ जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक को लोग सबसे ज़्यादा मतलब बेचैनी वाला माहौल मानते हैं कि भाई कैसे कैसे ये सफ़र तय होगा। उसी जगह आप उसको एक रिलैक्सेशन का मोमेंट मान लो कि भाई ठीक है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट फ्लाई अवे, यू कांट ब्रेक एनीथिंग एंड मूव टू द प्लेस वेयर यू वांट टू, सो व्हाई नॉट सिट एंड रिलैक्स फॉर द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट। या जस्ट अ चेंज इन द नैरेटिव, राइट, कि अपने आप को बेचैनी के जो आपने खुद ही क्रिएट कर रखी है, क्योंकि आप रोज सड़क पे निकलते हो और आपको पता है कि रोज होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, लेकिन आप फिर भी वो बेचैनी रोज मोल लेते हो कि अरे यार ये आज फिर फंस गए, आज फिर फंस गए। rather than that you are so right कि सिर्फ आपको इतना सा शिफ्ट करना है कि यार this is me time। राइट। सो एनीथिंग, मैं जब किसी क्लाइंट से बात करती हूँ ना, तो सीधा कभी आपके पास मालूम है ना, लोग तब आते हैं जब एकदम डूब चुके होते हैं, अंदर तक आ चुके हैं। तो जब वो बातें करते हैं ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, और सबसे पहले उसको हम उसके नैरेटिव को चेंज करते हैं। वो चेंज होते ही अपने आप मतलब इतनी बड़ी चीज़ बराबर हो गई, तो बाकी सब तो बड़े आराम से हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें उसी से जुड़ी होती हैं। जी, मतलब आपको एक चीज़ है जो परेशान कर रही होती है और वो आपकी लाइफ के हर एरिया में तबाही मचाए रखी होती है, और आप फिर उसको चेंज करते हो तो आप देखते हो अरे ये भी बेटर हो गया, ये भी बेटर हो गया, मेरी हेल्थ भी बेटर हो गई। परेशान मुझे शायद रिश्ता कर रहा था, लेकिन मेरी हेल्थ बेटर हो रही है उससे। तो बड़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, आपकी हेल्थ आपके रिलेशनशिप से, आपकी रिलेशनशिप आपके फाइनेंसिस से, आपकी फाइनेंस आपकी वेल्थ क्रिएशन से, और वो आपके करियर से, हर चीज़ कनेक्टेड होती है। मैं एक पर्सनल नैरेटिव की बात करती हूँ। बहुत समय से ना मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माँ पापा ने मुझे हॉस्टल में छोड़ के मुझे छोड़ दिया, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर शादी हुई, हस्बैंड ने छोड़ दिया, फिर कुछ समय बाद बेटी छोड़ के चली गई दुनिया। तो ऐसा लगा कि ये लोग सब मेरे दिन मतलब ज़िंदगी में आते हैं और आके चले जा रहे हैं, मतलब मैं उस लायक ही नहीं हूँ। बहुत समय तक मेरे अंदर ये फीलिंग था कि मैं शायद इस लायक नहीं हूँ कि लोगों को होल्ड कर सकूँ। पर जब मैंने सोल कॉन्शियसनेस या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस की, तो समझ में आया मुझे कि हर किसी की जर्नी जो है ना एक लिमिट तक की होती है। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को, जैसे अगर अनुपम वीणा सोनी से मिल रही है, तो ये जर्नी में इस जगह पे मिलना था, और ये कनेक्शन के बाद कहीं भी ये कनेक्शन हो सकता है,
मतलब अलग दिशा में निकल जाए। और वो उस जगह की सच्चाई होती है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मैंने बेटी के जाने को सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस एक्टिविस्ट के रूप में लिया, हस्बैंड के जाने को वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से नाम दिया। तो देखो नैरेटिव चेंज करने से क्या हो गया कि आज के डेट में अनुपम शक्ति न जाने कितने लोगों के लिए शक्ति बन के बैठी है। क्या बात है, मतलब इतनी शक्ति होना भी अपने आप में देखिए ये दिखाता है कि कैसे मे बी यूनिवर्स हैज चोजन यू to spread this message. That's again a narrative, you see. The same Anupam used to believe I am worthless, I am nothing, and now the same Anupam with the change narrative thinks that I can create a world of happiness. Right, and that's what we are going to do together. Right. और कई बार आपका पेन ही आपको ऐसे lessons दे जाता है। बहुत सही। आपका पेन ही दवाई बन जाता है जब आप अपना नैरेटिव चेंज करते हैं। और कितने लोग हैं जो मिलते हैं और वो यही बोलते हैं कि यार आई एम नॉट गुड इनफ। आपको अगर मैं एक दूसरा पहलू बताऊं अपनी जिसमें मैं कविताएं बहुत लिखती रही बचपन से, तो 7वीं कक्षा में मुझे नवोदित कवित्री का खिताब मिला था, 10वीं कक्षा में मैंने पहली कविता की किताब छपवाई थी, और अभी तक 15 कविता की किताब आ चुकी हैं। पर हर बार अगर मैं आपको बताऊं अपनी सफ़र के बारे में कि कहीं ना कहीं मैं रुक जाती थी कि भाई पति को पसंद नहीं है सुनना, बंद कर दो। बच्चों में लग गए, अब बच्चों को किसी को समझ नहीं आता है, बंद कर दो। अपने दिनचर्या में लग गए, ये सब है, मतलब कहीं भी मुझे लगा कि बंद कर दो। पर हर बार मैंने लिखना शुरू किया है और लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है जब मैं किसी दर्द से गुजरी हूँ। और जब भी कहीं भी मैं कविता पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ मैं शब्दों के तह तक जाती हूँ। तो शब्दों के तह तक का जाना मतलब होता है कि हम जो फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। और उस एक्सप्रेशन से अभी जस्ट मैंने एक बहुत ही सुंदर लाइन पढ़ी थी किसी की, जिसमें उन्होंने कहा था WTF को हमेशा याद रखना, इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए। W मतलब राइट इट आउट, जो आ रहा है लिखते जाओ और जस्ट एक्सप्रेस इट आउट। अगर लिखना आपको बहुत पसंद नहीं है, फाइंड आउट समवन, कोई नहीं मिल रहा है दीवार ढूंढ लो, पेड़ ढूंढ लो, एंड जस्ट एक्सप्रेस एवरीथिंग, स्पीक आउट लाउड, टेल एवरीथिंग एंड देन फ्लश इट आउट। फ्लश इट आउट मतलब भूल जाओ, कर दिया मैंने। और फ्लश इट आउट के बाद इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, नहीं तो फिर आपका ब्रेन वही एक्सपीरियंस बार बार करता चला जाएगा। आपने चाहे उसे फ्लश आउट कर दिया, लेकिन अगर फिर भी अगर आप उसके बारे में रेमिनेंट्स रखे हैं तो फिर आपको वो बहुत तंग करने वाला है। और यही चीज़ सीखनी है कि देखिए दुख सबके जीवन में होने वाला है, ऐसा तो कोई नहीं होगा। मेरे दादाजी कहते थे नानक दुखिया सब संसार। भाई आप अपना दुख देखने की बात कर रहे हो, आप दुनिया में निकल जाओ, कोई ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में दुख नहीं है। तो इससे बेटर है एक्सेप्ट करो उसे कि है दुख, अब इससे सेल थ्रू कैसे करना है आप ये सोचो, रादर देन कि अरे यार बड़ा दुखी हूँ, बड़ी परेशानी है, परिवार ने दुखी कर रखा है, पैसे ने परेशान कर रखा है। रादर देन दैट आप ये देखो कि अब मैं इस चैलेंज को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, इसका नैरेटिव चेंज कैसे कर सकता हूँ और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने एक किया गौतमी करके लेडी थी, उनके बेटे का डेथ हो गया। वो बुद्ध के पास गई, सबने कहा बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे कि मेरा बेटा को आप जिंदा कर दो। उन्होंने कहा एक शर्त पे जिंदा कर दूंगा मैं, तुम एक ऐसे घर से सरसों लेके आओ जिसके यहाँ कोई मरा ना हो, जिसने किसी को खोया ना हो। इसने बोला बड़ी आसान चीज़ है, मतलब सरसों तो कहीं से मिल जाएगा। वो जाकर के सरसों मांगती, पूछती कि आपके यहाँ आपने किसी को खोया है? कौन सा ऐसा होगा जिसने अपने जीवन में किसी को नहीं खोया होगा? और वो उसका रियलाइजेशन था कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ जो सफ़र कर रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ जो इस दुख में हूँ, न जाने कौन कहाँ किस दुख से जूझ रहा है। और फिर यही बात इसी से जुड़ती है कि देखिए सबका सफ़र लिमिटेड है, और जहाँ तक है वहाँ तक आप मेमोरीज बना लीजिए, वहाँ तक आप उनके साथ एंजॉय कीजिए और फिर let them go. Wow, it's really admirable. This is the way to live life. अगर आप इस मोमेंट में जी रहे हो, इस मोमेंट को ब्लिसफुल मान रहे हो, चाहे जो भी है, this is the best life that you are living right now. वही आपका पर्पसफुल लाइफ है, क्योंकि हम इस मोमेंट में जी रहे हैं, here and now. इस मौके पे मैं अभी यही हूँ, यही विपस्सना कहता है, ये शिकंताजा कहता है, यही आप किसी भी धर्म में कहीं भी जाइए, आप वर्तमान में हैं, खुश हैं। और यही माइंडफुलनेस है, अगर हम इसे साइंटिफिक टर्म में बोलें, जो हम उसी टर्म को स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसी को साइंटिफिक फॉर्म में अगर कहें माइंडफुलनेस है, बस यही है जो है। आप ब्रश कर रहे हो, सिर्फ ब्रश करो, ये नहीं सोच रहे हो ब्रश के बाद मुझे
नाश्ता करना है या नहाना है, आप ब्रश में सिर्फ ब्रश कर रहे हो, छोटी सी बात है। आप जब स्नान कर रहे हो, अब जल किस तरीके से आपके ऊपर आ रहा है, कॉन्शियस मूवमेंट इसी में है, विपස්සना इसी में है, माइंडफुलनेस इसी में है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हियर एंड नाउ, और हियर एंड नाउ की वजह से ही आपसे मुलाकात हो पाई, आपसे इतना कुछ हमें आज सीखने को मिला। थैंक यू सो मच अनुपम जी इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। Thank you so much to you, Veena ji, for calling me up, and it was really pleasure being here with you and sharing the whole journey. And I really believe कि जो हमारी बातें अभी हुई हैं, उन बातों से हमारी जो भी जनता सुन रही हैं, जो देख रही हैं, उनको बहुत कुछ मिलने वाला है, और वो साथ साथ हमारे इस इवेंट में भी ज़रूर आएंगे और उसका पूरा का पूरा लुत्फ़ उठाएंगे। एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड से किसी भी तरह से आपके जीवन में वैल्यू ऐड हुई है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कई सारी पावरफुल चीज़ों के बारे में हमने बात की कि कैसे आप माइंडफुलनेस अपने जीवन में लाएं, कैसे अपनी नैरेटिव को चेंज करके आप अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी से डील कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। अगर आप शेयर करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी लगता रहेगा कि हम आपके जीवन में थोड़ी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। हैज़ टू ज़िंदगी, वीना सोनी जी।